तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा भुगतान संतुलन चैप्टर का क्लास नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि भुगतान संतुलन क्या होता है, इसको हम लोग समझे। साथ ही साथ हम लोग भुगतान संतुलन में 3 तरह के टॉपिक को ऐड करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। पहला तो है आपका बीओपी क्राइसिस, यानी कि भुगतान संतुलन का संकट। दूसरा है आपका एक्सचेंज रेट, और तीसरा नंबर टॉपिक है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी, जिसमें से सिलेबस में हम लोगों को केवल बीओपी क्राइसिस ही पढ़ना है। एक्सचेंज रेट और कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बट इसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग समझे थे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग जाने कि भारत और शेष जो विश्व है, इन दोनों के मध्य में जो भुगतान संतुलन का जो फ्लो चार्ट बनता है वो किस तरह से है। इसके अलावा हम लोग भुगतान संतुलन को एक मतलब कि लैंग्वेज के फॉर्म में हम लोग देखें। इसके अलावा हम लोग जाने कि भुगतान संतुलन में 3 तरह का खाता होता है। एक तो आपका करंट अकाउंट, एक आपका कैपिटल अकाउंट, और एक आपका फॉरेक्स रिजर्व अकाउंट होता है। ये हम लोग जाने। इसके साथ ही साथ हम लोग जाने कि अगर भुगतान संतुलन अगर अधिशेष यानी कि सरप्लस हो जाता है तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। वहीं अगर भुगतान संतुलन अगर घाटे में चला जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वो मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। इसके अलावा हम लोग जाने थे कि जो मतलब कि बैलेंस शीट होता है, यानी कि बही खाता, ये सरकार का जो केंद्रीय बैंक है जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, इसके द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। और इसको एक प्रणाली के माध्यम से इसको मेंटेन किया जाता है। उस प्रणाली का नाम है दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसके बारे में हम लोग जाने थे। इसके अलावा हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेषण, इसके बारे में भी हम लोग ने जाना था। इसके अलावा हम लोग जो बैलेंस शीट है इसकी संरचना के बारे में देखे थे। और संरचना में हम लोग बेसिकली आज संरचना हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, बट हम लोग ये जाने कि इसमें 2 तरह का अकाउंट होता है। एक तो आपका कैपिटल अकाउंट और एक तो आपका करेंट अकाउंट है। इसके अलावा हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन जो होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसका किसका होता है, तो एक तो आपका गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है, एक तो आपका सर्विसेज का ट्रांजैक्शन होता है, और तीसरा आपका पूंजी का यानी कि कैपिटल का ट्रांजैक्शन होता है। इसके अलावा हम लोग कैपिटल अकाउंट के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन जाने कि कैपिटल जो अकाउंट है इसके अंतर्गत हम लोग कैपिटल के ट्रांजैक्शन को शामिल करते हैं। और जो आपका चालू खाता है यानी कि करेंट अकाउंट, इसमें हम लोग वस्तुओं एवं सेवाओं के ट्रांजैक्शन को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो फैक्टर इनकम की बात करते हैं प्रेषण की, वो भी हम लोग चालू खाता के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं। पूंजी खाता और चालू खाता हम लोग डिटेल से आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा एक मतलब कि बेसिक डेफिनेशन दिया गया है जो कि हर हाल में मतलब कि पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट यानी कि जो आपका चालू खाता है वो भारत के संदर्भ में हमेशा नेगेटिव में होता है, ये हम लोग जाने। फिर हम लोग जाने कि जो आपका चालू खाता है ये भी आपका 2 तरह का होता है। एक तो आपका दृश्य खाता है और एक होता है आपका अदृश्य खाता। उसके बाद अदृश्य खातों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है आपका सेवाओं का आयात निर्यात जो कि भारत के संदर्भ में पॉजिटिव है, और एक है आपका प्रेषण का आयात निर्यात जो कि भारत के संदर्भ में ये भी पॉजिटिव है। कहने का मतलब है दृश्य खाता आपका नेगेटिव है, अदृश्य खाता आपका दोनों पॉजिटिव है, और ओवरऑल अगर चालू खाता देखें तो वो आपका भारत के संदर्भ में नेगेटिव है। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ हमेशा बताया जा रहा है कि वस्तुओं का जो कुल निर्यात है, यानी कि हम लोग मतलब दूसरे देशों में भेज कम रहे हैं, तो निर्यात मतलब भेजना और आयात मतलब दूसरे देशों से मंगाना। देखिए लॉकडाउन में क्या हुआ था ना, लॉकडाउन में के समय में क्या हुआ था वो देखिए कि वस्तुओं का जो कुल निर्यात है वो ज़्यादा हो गया था, और वस्तुओं का जो कुल आयात है वो आपका कम हो गया था। तो इस स्थिति को हम लोग ना ट्रेड सरप्लस कहते हैं, यानी कि सरप्लस बीओपी कहते हैं। और ये वाला कंडीशन आपका लॉकडाउन के टाइम में हुआ था। कहने का मतलब लॉकडाउन में हम लोग चीज़ों को ज़्यादा भेज रहे थे और कम मंगा रहे थे, तो ऐसे में जो आपका बीओपी है वो आपका सरप्लस में जाएगा या डिफिसिट में जाएगा, तो सरप्लस में जाएगा, ठीक है ना। आगे आगे हम लोग आप देखते हैं बैलेंस शीट क्या है।
बैलेंस शीट कहने का मतलब सरकार का वही खाता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का या फिर प्रेषण का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, इसमें इसको मेंटेन किया जाता है। कौन मेंटेन करता है? तो वो करती है आपकी आरबीआई। और साथ ही साथ इसमें ये चीज़ बताया गया था कि आरबीआई जो है इसको किस प्रणाली के माध्यम से इसको मेंटेन करती है? तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, कहने का मतलब है डबल, मतलब कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा हल्का से रुकिएगा, इसको डबल डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग भुगतान संतुलन का जो बैलेंस शीट है इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपको बताया गया था कि भुगतान जो संतुलन है इसमें जो बैलेंस शीट होता है यानी कि बही खाता, इसमें दो तरह का कॉलम होता है। एक तो आपका देनदारी का कॉलम हो जाएगा, एक आपका लेनदारी का कॉलम हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं इसमें 3 कॉलम बना हुआ है, वो क्या क्या है वो देखिए। 3 कॉलम के माध्यम से इसको हम लोग समझेंगे। एक कॉलम में आपका लिखा हुआ है देनदारी का बात किया हुआ है, देनदारी जिसको हम लोग डेबिट कहते हैं। और एक कॉलम में आपका है इधर वाले में लेनदारी यानी कि क्रेडिट का बात किया गया है। और बीच में ये बताया गया है कि भारत का कंडीशन क्या है वर्तमान के समय में, है ना। आपको ये समझना होगा कि देनदारी यानी कि लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ यानी कि देनदारी को हम लोग डेबिट कहते हैं, देनदारी को हम लोग आयात भी कहते हैं, और देनदारी ही आपका एक तरह से व्यय भी है। उसी तरह अगर हम लोग लेनदारी की बात करें तो लेनदारियाँ को हम लोग क्रेडिट कहते हैं, लेनदारियों को हम लोग निर्यात कहते हैं, और लेनदारियों को हम लोग आय कहते हैं। कहने का मतलब है देनदारियाँ, कहने मतलब डेबिट, मतलब कि दूसरे देशों से हम लोग अपने देश में कुछ वस्तुओं या फिर सेवाओं का आयात किए हैं। तो आयात किए हैं तो बदले में, उसके बदले में हम लोगों को पैसा देना होगा। कहने मतलब हम लोग व्यय कर रहे हैं यानी कि एक्सपेंडिचर। वहीं अगर लेनदारियां की बात करें यानी कि क्रेडिट, यानी कि हम अपने सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे देशों में बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट यानी कि निर्यात। निर्यात कहेंगे, कहने मतलब दूसरे देश को जब हम बेचेंगे तो बदले में दूसरे देश हम लोगों को आय देंगे या पैसा देंगे, तो ये हमारा इनकम हो जाएगा यानी कि क्रेडिट। यहाँ तक समझ में आ गया है? ठीक है। तो बैलेंस शीट में 3 कॉलम याद रखिएगा। पहला कॉलम क्रेडिट का मतलब डेबिट का, दूसरा कॉलम इंडिया का जो सिचुएशन है वर्तमान में उसका, और तीसरा कॉलम क्रेडिट का। तो डेबिट और क्रेडिट और बीच में आपका इंडिया का सिचुएशन। समझ में आ गया है? एक चीज़ और समझ जाइए कि जो आपका डेबिट होता है, डेबिट के बारे में एक चीज़ हमें जानिए है। मीन्स विदेशी जो मुद्रा है उसका बही प्रवाह हो रहा है। कहने का मतलब है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बही प्रवाह हो रहा है विदेशी मुद्रा का। डॉलर का बही प्रवाह मीन्स आयात एंड अंतर प्रवाह, कहने का मतलब है निर्यात। ठीक ना। क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। हम अगर दूसरे देशों से सामान मंगाए, बदले में उसको हम पेमेंट किए, भुगतान किए, तो बदले में हम उसको क्या दिए? डॉलर दिए। डॉलर दिए तो वो हो गया हमारा डेबिट, मतलब कि पैसा गया तो वो आपका डेबिट, और पैसा आया तो वो आपका क्रेडिट। तो डेबिट में हमारा जो पैसा गया दूसरे देशों के पास वो हो गया आपका डेबिट। डेबिट में क्या होगा? डॉलर का क्या होगा? अंतर प्रवाह होगा कि बही प्रवाह? तो बही प्रवाह होगा। कहने मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, है ना। मतलब हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है, मीन्स विदेशी मुद्रा का क्या हो रहा है? बही प्रवाह हो रहा है। कहने मतलब है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग क्रेडिट की बात करें यानी कि लेनदारियाँ की बात करें, तो क्रेडिट में क्या हो रहा है? पैसा दूसरे देशों से हमारे देश में आ रहा है। कहने मतलब है विदेशी मुद्रा का क्या हो रहा है? अंतर प्रवाह हो रहा है। बही प्रवाह यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है अंतर प्रवाह। इसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। क्या कहते हैं? इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। यहाँ पे क्या होता है? जो डॉलर है वो दूसरे देश से हमारे देश में क्या हो रहा है? आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, आप देखिए डेबिट के अंतर्गत हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं वो देखिए। जो है इसको हम लोग डेबिट आइटम्स कहेंगे यानी कि डेबिट मद कहेंगे, है ना, यानी कि आपका आयात मद कहेंगे। वहीं अगर हम लोग लेनदारियों में बात करें तो लेनदारियों में इसको हम लोग कहेंगे क्या? तो क्रेडिट आइटम्स यानी कि निर्यात मद कहते हैं। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया। क्यों इसको डेबिट आइटम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हम लोग दूसरे देशों से मंगा रहे हैं,
तो इसको हम लोग कहेंगे डेबिट आइटम्स। इसको क्रेडिट आइटम्स क्यों कहेंगे? क्योंकि हम लोग दूसरे देशों को बेच रहे हैं, यानी कि निर्यात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? तो क्रेडिट आइटम्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका जो है वस्तुओं का आयात हो रहा है, ठीक ना, जबकि यहाँ पे आपका वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। वस्तुओं का आयात मतलब कि विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह हो रहा है, यानी कि हमारे देश से पैसा जा रहा है। वहीं वस्तुओं का निर्यात हो रहा है, कहने मतलब है विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह हो रहा है, यानी कि फॉरेन जो करेंसी है वो हमारे देश पे आ रही है। सिंपल सी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब आगे देखिए, एक तो हम लोग देख लिए अभी कि वस्तुओं का आयात हो रहा है और वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे वस्तु सेवाओं का आयात होगा, फिर होता है एक सर्विसेज का निर्यात, यानी कि सेवाओं का आयात भी होता है, सेवाओं का निर्यात भी होता है, वस्तुओं का आयात भी होता है, वस्तुओं का निर्यात होता है। इसके अलावा थर्ड जो है वो हम लोग देखते हैं प्रेषण, यानी कि रेमिटेंस। रेमिटेंस का बहिर्प्रवाह होता है और रेमिटेंस का अंतर प्रवाह होता है। जब रेमिटेंस का जब बहिर्प्रवाह होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम नहीं कहेंगे उसको, कहने मतलब है बहिर्प्रवाह हो रहा है, मतलब कि हमारे देश से पैसा, हमारे देश से रेमिटेंस यानी कि प्रेषण जा रहे हैं, तो वो हमारे देश के लिए फैक्टर इनकम होगा ना। फैक्टर इनकम होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? चलिए इसको छोड़िए, आगे देखिए, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, जब वस्तुओं का आयात होता है और एक तरफ वस्तुओं का निर्यात होता है, ये दोनों बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। अब भारत का स्थिति हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ना विजिबल अकाउंट यानी कि दृश्य मद यानी कि दृश्य अकाउंट में हम लोग इसको शामिल करते हैं। इंडिया की जो वर्तमान स्थिति है वो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि आयात जो है वो निर्यात, ये आयात जो है वो मतलब कि ज़्यादा हो रहा है, निर्यात जो है वो कम हो रहा है, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझिए आप कि जो आपका विजिबल अकाउंट है इसमें हम लोग वस्तुओं के आयात को और वस्तुओं के निर्यात को शामिल करते हैं। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि वस्तु को तो हम लोग देख पाते हैं ना भाई, तो इस कारण से इसको हम लोग दृश्य अकाउंट में हम लोग शामिल करते हैं। और दृश्य अकाउंट में यानी कि जो आपका विजिबल दृश्य अकाउंट है यानी कि विजिबल अकाउंट है, इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति आपका नेगेटिव में है, सॉरी नेगेटिव में है। और सवाल उठता है कि ये नेगेटिव में क्यों है? तो नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आयात है वो ज़्यादा हो रहा है, किससे? निर्यात से। अगर हम लोगों का निर्यात ज़्यादा होता और आयात कम होता तो हम लोग का भी जो दृश्य मध्य है वो क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो आपका विजिबल अकाउंट है इसे ही हम लोग नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात भी कहते हैं, जो कि क्या है? नेगेटिव है भारत में। जो आपका विजिबल अकाउंट है इसको हम लोग शुद्ध निर्यात भी कहते हैं, यानी कि नेट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, जो कि भारत के संदर्भ में नेगेटिव है। साथ ही साथ जो आपका विजिबल अकाउंट है इसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, यानी कि BOT भी कहते हैं, ये भी आपका भारत के संदर्भ में नेगेटिव है। तो ये सब कुछ नेगेटिव है। आपका विजिबल अकाउंट भी भारत के संदर्भ में नेगेटिव है, आपका शुद्ध निर्यात भी भारत के संदर्भ में नेगेटिव में है, और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड भी जो है वो भी आपका भारत के संदर्भ में नेगेटिव है। ये तीनों चीज़ आपका पॉजिटिव हो जाएगा, कब होगा? कि जब आपका आयात जो है वो निर्यात से कम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वस्तुओं का आयात और वस्तुओं का निर्यात ये दोनों हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए सेवाओं का आयात और सेवाओं का निर्यात, इसको हम लोग देखते हैं। सेवाओं का जो आयात और निर्यात होता है इसे सर्विस अकाउंट यानी कि सेवा मद भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको सर्विस अकाउंट यानी कि सेवा खाता भी कहते हैं, या फिर सर्विस आइटम्स या फिर सेवा मद भी कहते हैं, ठीक है ना। इंडिया की स्थिति में ये पॉजिटिव में है, तो ये भारत के संदर्भ में पॉजिटिव में है, क्यों? वो आपको बताया गया था, अभी बताया गया था ना कि जो आपका चालू खाता है, चालू खाता में दो तरह का खाता आता है, एक है आपका दृश्य खाता, एक अदृश्य खाता। दृश्य खाता आपका भारत के संदर्भ में नेगेटिव में है, लेकिन जो अदृश्य खाता है वो भारत के संदर्भ में पॉजिटिव है। और दृश्य खाता में भी दो तरह का आता है, एक तो आपका सेवाओं का आयात और निर्यात, और एक आपका प्रेषण का भी आयात निर्यात। तो सेवाओं का आयात निर्यात है वो आपका पॉजिटिव में है, ठीक ना। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि यहाँ पे निर्यात ज़्यादा हो रहा है, किससे? आयात से,
ठीक ना। और साथ ही साथ जो प्रेषण है वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेषण जाना कम हो रहा है लेकिन प्रेषण आना ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि हमारे देश से प्रेषण रेमिटेंस ज़्यादा जा नहीं रहे बल्कि दूसरे देश से हमारे देश में प्रेषण ज़्यादा आ रहे हैं इसके संदर्भ में, ठीक ना। आगे देखिए, सेवाओं का आयात और निर्यात हम लोग समझ गए। सेवाओं का आयात जो है उसको हम लोग डेबिट आइटम्स में हम लोग शामिल करते हैं और सेवाओं का निर्यात को हम लोग क्रेडिट आइटम्स में हम लोग शामिल करते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग सर्विस मतलब कि अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि सेवा खाता भी, और साथ ही साथ इसको हम लोग सर्विस मद भी कहते हैं, यानी कि सेवा मद भी कहते हैं आइटम्स। इंडिया में इसकी स्थिति जो है पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि निर्यात ज़्यादा है आयात से। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का बहिर्प्रवाह या फिर फैक्टर इनकम का बहिर्प्रवाह। फैक्टर इनकम को ही हम लोग रेमिटेंस कहते हैं, यानी कि प्रेषण। तो प्रेषण का बहिर्प्रवाह हो रहा है यानी कि आउटफ्लो ऑफ रेमिटेंस, यानी कि हमारे देश से जो है रेमिटेंस प्रेषण है, प्रेषण के रूप में सभी क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये अगर बाहर जाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे देश से अगर बाहर जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपका डॉलर का क्या हो रहा है, आपका भैया डॉलर या फिर जो विदेशी करेंसी है इसका आउटफ्लो हो रहा है ना। और वहीं अगर प्रेषण या फिर जो फैक्टर इनकम है वो अगर उसका हमारे देश में अंतर प्रवाह हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्रेडिट है कि डेबिट है, तो आपका क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात समझिए, रेमिटेंस यानी कि जो प्रेषण है, प्रेषण का अगर बहिर्प्रवाह होगा यानी कि आउटफ्लो होगा तो वो आपका डेबिट में जाएगा। लेकिन अगर वही प्रेषण का यानी कि रेमिटेंस का अगर अंतर प्रवाह होगा यानी कि इनफ्लो होगा तो वो आपका क्रेडिट में जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे देखिए, इसे प्रेषण खाता भी कहते हैं, यानी कि प्रेषण अकाउंट भी कहते हैं। और ये भारत के संदर्भ में पॉजिटिव है, बिकॉज हम लोग जो है प्रेषण का जो बहिर्प्रवाह है वो कम हो रहा है लेकिन प्रेषण का जो अंतर प्रवाह है वो ज़्यादा हो रहा है भारत में, ठीक ना। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अभी तो देखिए, बैलेंस शीट में टोटल 6 तरह का हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। तो जो आपका ये पहला, दूसरा, तीसरा जो 3 गो पॉइंट है इसको हम लोग अभी देखिए। एक ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, एक तो पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। तीनों को हम लोग देख लिए हैं। तीनों को हम लोग बोलते हैं चालू खाता। क्या कहते हैं, चालू खाता, यानी कि करेंट अकाउंट। इन तीनों को हम लोग शामिल करते हैं करेंट अकाउंट में, ठीक ना। इन तीनों को हम लोग करेंट अकाउंट में शामिल करते हैं यानी कि चालू खाता में। आपको बताया गया था कि चालू खाता में 2 तरह के खाता आते हैं, एक तो आपका है दृश्य खाता, एक है आपका अदृश्य खाता, ये बताया गया था। तो बैलेंस शीट में इसका क्या कंडीशन है ओवरऑल हम लोग ये देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग, चालू खाता तो हम लोग देख लिए हैं यानी कि करेंट अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। अब देखिए, चालू खाता यहाँ तक आपका ये था आपका चालू खाता, यहाँ तक चालू खाता कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता में हम लोग बात करते हैं क्या, वो देखिए पूंजी खाता में हम लोग क्या क्या किसको किसको देखते हैं वो देखिए। पहला तो अगर बैलेंस शीट में हम लोग पूंजी खाता देखें तो वो है आपका पूंजी का बहिर्प्रवाह। पूंजी का बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैपिटल्स। तो अगर आउटफ्लो हो रहा है कहने का मतलब है आयात होगा यानी कि डेबिट होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पूंजी का अंतर प्रवाह यानी कि निर्यात यानी कि इनफ्लो ऑफ कैपिटल, तो ये आपका क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है, आपको ये समझना होगा। ये है आपका इनफ्लो, सॉरी, ये है आपका आउटफ्लो, ये है आपका आउटफ्लो। और आउटफ्लो जो है वो आपका डेबिट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो आपका इनफ्लो है, ये आपका इनफ्लो जो है वो आपका क्रेडिट से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखिए, चालू खाता तो हम लोग देख लिए। चालू खाता में हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, मतलब 1, 2 और 3।
तो 1, 2 और 3 को हम लोग किसको किसको देखे हैं, उसको हम लोग चालू खाता में ये शामिल करते हैं। 1 में आपका वस्तुओं का आयात और निर्यात है, 2 में आपका सेवाओं का आयात और निर्यात है, और 3 में आपका प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का बहिर्प्रवाह और अंतर्प्रवाह है, यानी कि इनफ्लो और आपका आउटफ्लो है। सिंपल सी बात है, चालू खाता कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं पूंजी खाता। पूंजी खाता में भी 3 तरह का आएगा, 4, 5 और 6। 4, 5, 6 यानी कि पूंजी प्रवाह हम किसको किसको शामिल करते हैं वो देखिए। सबसे पहले एक देखते हैं हम लोग पूंजी का बहिर्प्रवाह यानी कि आउटफ्लो ऑफ पूंजी, मतलब कि कैपिटल। तो अगर बहिर्प्रवाह हो रहा है यानी कि बाहर जा रहा है तो हम लोग बोल देंगे उसको आयात यानी कि डेबिट आइटम्स। वहीं अगर पूंजी का अंतर प्रवाह हो रहा है यानी कि इनफ्लो ऑफ कैपिटल, इसको हम लोग बोलेंगे निर्यात यानी कि क्रेडिट आइटम्स। ठीक है ना। बीच में आपका वही रहेगा इंडिया का प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है वो, और एक कॉलम में डेबिट और एक कॉलम में आपका क्रेडिट रहेगा। अब देखिए पहला चीज़ दिखाया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि निवासियों के द्वारा विदेशी बैंकों में किया जाने वाला जो जमा है यानी कि जो डिपॉजिट है, तो जो हमारे देश के जो निवासी है वो विदेश में रह रहे हैं, तो जब वो विदेश में रहेंगे तो वो जो पैसा जमा करेंगे तो वो विदेश के बैंकों में पैसा जमा करेंगे ना, इसकी बात किया जा रहा है। अब देखिए NRI यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस, इसके द्वारा जो भारतीय बैंकों में किया जाने वाला जो जमा है इसको हम लोग कहेंगे NRI डिपॉजिट, जो कि आपका पूंजी का अंतर प्रवाह है। सिंपल सी बात है, क्या कह रहे हैं हम वो देखिए। एक वर्ड होता है नागरिक, एक वर्ड होता है आपका निवासी। नागरिक जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो भी है वो लोग नागरिक के अंतर्गत आएंगे। वहीं अगर निवासी, निवासी हम लोग किसको कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आपके देश में 1 साल रह लेता है, 1 साल तक रह जाता है तो वो फिर आपका निवासी कहलाएगा आपके देश का। और हम लोग एक ना मतलब कि ये है निवासी का दर्जा कौन देता है वो हम लोग देखे थे कि नेशनल कैपिटल, मतलब ऐसे करके कुछ था, एक संस्था NSO करके कोई संस्था था, जो संस्था निवासी यानी कि नागरिक को उसको वो मतलब कि वैलिड देता है कि निवासी है कि नहीं है, वो उसको जारी करता है डाटा। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने थे कि अगर 1 साल तक अगर कोई व्यक्ति आपके देश में रहता है तो वो आपके देश का निवासी कहलाएगा। फिर अगर उसके द्वारा किसी भी वस्तु या फिर सेवाओं का अगर निर्माण होगा तो वो आपके वो GDP में काउंट होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे देश के जो भी निवासी है जिसमें हम लोग का नागरिक भी आ जाएगा, गैर नागरिक भी आ जाएगा, है ना। तो नागरिक और गैर नागरिक, नागरिक वाला तो आदमी यहाँ के इंडियन बैंक में ही पैसा जमा करेगा, लेकिन जो गैर नागरिक है, जो विदेशी लोग यहाँ भारत में रहते हैं और भारत में जो कमाते हैं जो भी पैसा, तो वो पैसा को कहाँ जमा करेंगे, विदेशों बैंकों में, विदेशी बैंक में जमा करेंगे ना। भारत में भी विदेशी बैंक है जिसमें हमारे देश के बाहर, हमारे देश से जो दूसरे देश के जो लोग हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं वो यहाँ पे काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस पैसा को विदेशी बैंक में जमा करेंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा, सीधे विदेश चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या हो रहा है, पूंजी का क्या हो रहा है, बहिर्प्रवाह हो रहा है यानी कि आउटफ्लो हो रहा है। वहीं उसके अलावा अगर जो NRI है यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस, जो कि हमारे देश के नागरिक है लेकिन वो हमारे देश में रह नहीं रहे, कहाँ रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो जो विदेश में रह रहे हैं तो वो जो पैसे जमा करेंगे वो हमारे इंडियंस बैंक में जमा करेंगे, और जो भारतीय बैंक में जमा करेंगे वहाँ जो पैसा कमाएंगे वो पैसा को, तो वो पैसा हमारे भारत में आ रहा है यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे पूंजी का अंतर प्रवाह यानी कि इनफ्लो ऑफ कैपिटल, है ना, वो आपका क्रेडिट है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगर इसमें अगर हम लोग इंडिया की कंडीशन को देखें तो इंडिया की कंडीशन क्या है, तो देखिए इसे NRI अकाउंट भी कहते हैं जो भारत के संदर्भ में पॉजिटिव है। भारत के संदर्भ में ये पॉजिटिव में है, कैसे है, कहने का मतलब है हमारा जो NRI डिपॉजिट है वो ज़्यादा है, जबकि जो यहाँ जो विदेशी लोग जो यहाँ रह रहे हैं जो कि निवासी कहलाते हैं, नॉट नागरिक, उनका जो जमा है वो कम है, जबकि हम लोग का जो NRI लोगों का जमा है भारतीय बैंकों में वो ज़्यादा है, जबकि निवासियों का जो विदेशी बैंकों में जो जमा है वो क्या है, कम है। इस कारण से जो हम लोग का कंडीशन है वो पॉजिटिव में है। ठीक है ना। NRI अकाउंट जो है वो हम लोग का पॉजिटिव में है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कि जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, यानी कि भारत से विदेशों को होने वाला पूंजी का बहिर्प्रवाह। अब देखिए हम लोग का जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, घरेलू जो अर्थव्यवस्था है, उससे विदेशों को भी कुछ कुछ पूंजी का बहिर्प्रवाह होता है। पूंजी का बहिर्प्रवाह यानी कि कैपिटल का जो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा जा रहा है, ठीक ना।
वहीं अगर हम लोग ये बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, विदेशों से भी ना हम लोग के यहाँ ना पूंजी का अंतर प्रवाह होता है, यानी कि इनफ्लो होता है। जैसे कि एफडीआई की बात करें, एफपीआई की बात करें, एफआईआई की बात करें इत्यादि के रूप में घरेलू अर्थव्यवस्था में जो है वो भारतीय जो है, मतलब कि भारत में और घरेलू अर्थव्यवस्था में जो है वो पूंजी का अंतर प्रवाह होता है। कहने का मतलब है हम लोग भी विदेश में जाके एफडीआई करते हैं, एफडीआई की जैसा हम लोग एफपीआई एफआईआई करते हैं, दूसरे देश में जाके पूंजी का निवेश करते हैं। उसी तरह दूसरे देश के बहुत सारे कंपनियां या बहुत सारे लोग या बहुत सारी संस्थाएं वो सब भारत में आके भारत में क्या करता है, निवेश करता है। तो उससे भी अगर निवेश कर रहा है तो पूंजी का अंतर प्रवाह हो रहा है, कहने मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास। वहीं अगर हम लोग जाके दूसरे देश में निवेश करेंगे तो वो आपका वही प्रवाह हो जाएगा पैसा का। ये इसका क्या कंडीशन है वर्तमान में, ये भी यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, ये नहीं बताया गया है। आगे देखिए, सरकार या फिर जो भारतीय कंपनियां हैं, तो सरकार या फिर भारतीय कंपनियों के द्वारा विदेशियों को दिया जाने वाला जो ऋण है या फिर जो उधार है, तो अगर हम लोग दूसरे देश को अगर उधार दे रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पूंजी का वही प्रवाह हो रहा है ना, मतलब पैसा जा रहा है ना। ये उधार या फिर ऋण दो तरह का हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका दीर्घकालीन उधार, एक हो सकता है आपका अल्पकालिक उधार, है ना। ये सिंपल सी बात है। आगे देखिए, या फिर ये भी हो सकता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को विदेशों से प्राप्त होने वाला सरकारी या फिर जो निजी ऋण है, हम लोग विदेशी संस्थाएं या फिर जो विदेश से भी हम लोगों को लोन मिलता है ना, या फिर उधार मिलता है। तो अगर लोन और उधार विदेशों से हम लोग को मिल रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पूंजी का अंतर प्रवाह। लेकिन अगर हम लोग का अगर जो देश है वो विदेशों को अगर ऋण या फिर उधार दे रहा है तो इससे क्या होगा, पूंजी का वही प्रवाह होगा। अब ये भी भारत के संदर्भ में पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव, वो देखिए, हमारे देश में हम लोगों को उधार और हम लोगों को लोन ज़्यादा मिल रहा है, जबकि हम लोग दे कम रहे हैं। तो अगर हम लोग को मिल रहा है ज़्यादा, कहने मतलब पैसा हमारे पास ज़्यादा आ रहा है और जा कम रहा है, तो ये भी हमारे ये है आपका है, पॉजिटिव में ही है, ठीक है ना। पॉजिटिव कंडीशन में ये भी आपका है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग ये बात करते हैं, अगर ये हम लोग देखते हैं, अब देखिए 4, 5 और 6, ये ये जो है 4, ये आपका 5 और ये 6, इन तीनों को हम लोग किस में शामिल करते हैं, तो आपका पूंजी खाता में शामिल करते हैं। किस में, पूंजी खाता में हम लोग शामिल करते हैं। वहीं 1, 2, 3 यानी कि आपका ये वस्तु का, सेवा का और आपका प्रेषण यानी कि रेमिटेंस का, इसको हम लोग किस में शामिल करते हैं, चालू खाता में हम लोग शामिल करते हैं। उसमें भारत का क्या क्या स्टैंड है, यानी कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन, वो हम लोग देख लिए। साथ ही साथ पूंजी खाता में हम लोग का भारत का कंडीशन क्या है वो हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग तो समझ चुके हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बताया जा रहा है, सरकार जो है वो ऋण प्रदान करता है, इसे ही हम लोग संप्रभु ऋण कहते हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि जो निजी क्षेत्र के द्वारा ऋण का आदान प्रदान को हम लोग ईसीबी कहते हैं। ईसीबी यानी कि विदेशी व्यापारिक ऋण कहते हैं। ये क्या है, ये कभी हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक ना। तो पूंजी खाता भी हम लोग देख लिए और हम लोग चालू खाता भी देख लिए हैं। चालू खाता में हम लोग 3 तरह का मतलब कंडीशन देखे और पूंजी खाता में भी 3 तरह का कंडीशन देखे। तो इन 6 को भी हम लोग जब देख लेंगे तो यही आपका जो है बैलेंस शीट वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट समझ में आ गया। बैलेंस शीट में हम लोग 3 को देखेंगे पूंजी खाता का और 3 को देखेंगे हम लोग चालू खाता का। तो ये भी जो बताया जा रहा था ना यहाँ पे देखिए, ये भी जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 1, 2 और 3, इन तीनों को जोड़ने पे क्या बनता है, तो आपका चालू खाता बनता है। जबकि 4, 5 और 6 को जोड़ने पे क्या बनता है, आपका पूंजी खाता बनता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट बनता है। अब आगे देखिए, इसके आगे का क्या है बात, वो देखिए, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है आपका कि 4, 5 और 6 इन तीनों को जोड़ते हैं तो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, यानी कि पूंजी खाता बनता है सम्मिलित रूप से, ठीक है ना। अब अगर ये शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए कि जो आपका कैपिटल अकाउंट है यानी कि जो आपका पूंजी खाता है, पूंजी खाता में आपका क्या क्या शामिल है, तो पूंजी खाता में आपका जो एनआरआई अकाउंट है वो आता है। पूंजी खाता में आपका फॉरेन कैपिटल अकाउंट जो है वो इसमें आता है, जिसमें हम लोग जो मतलब कि भारत का जो घरेलू अर्थव्यवस्था है इसमें विदेशों से जो पैसा आ रहा है तो वो हम लोग देखते हैं एफडीआई या फिर एफआईआई या फिर एफडीआई एफआईआई
इस सब के माध्यम से हम लोग या FPI के माध्यम से हम लोग देखते हैं। इसके अलावा एक और अकाउंट जो है लास्ट में देखे, वो हम लोग देखे डेब्ट अकाउंटिंग या फिर बोरोइंग अकाउंट, जो विदेशों या फिर जो हम लोगों को लोन मिलता है या फिर उधार मिलता है ये। तो इन तीनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो ये आपका बनता है क्या, तो ये आपका बनता है कैपिटल अकाउंट। और 1 2 3 को मिलाने पे क्या बनता है, तो आपका करेंट अकाउंट यानी कि चालू खाता बनता है। और 4 5 6 को मिलाने पे आपका क्या बनता है, तो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। समझ में आ गया है। इसमें हल्का सा एक और टॉपिक, एक और पॉइंट है, वो आप समझ लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि भुगतान संतुलन यानी कि BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको 2 खाता में जब हम लोग डिवीजन करते हैं, एक आपका चालू खाता, एक आपका पूंजी खाता। तो चालू खाता और पूंजी खाता का अभी तक का जो आपका जो कॉन्सेप्ट बन सकता था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो हम लोग समझे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सो ठीक है ना। अब देखिए बैलेंस शीट के बारे में हम लोग समझते हैं। एक समरी, इसका कंक्लूजन देखते हैं बैलेंस शीट का क्या कंक्लूजन बनता है वो देखिए। एक तो आपका बनता है करेंट अकाउंट में यानी कि चालू खाता में, और एक बनता है आपका पूंजी खाता में यानी कि कैपिटल अकाउंट में। करेंट अकाउंट में देखिएगा आप 1947 से लेकर 2025 तक, तो ये हमेशा क्या रहा है, नेगेटिव में रहा है। क्या रहा है, नेगेटिव में रहा है। तो करेंट अकाउंट जो है वो हमेशा डिफिसिट में यानी कि घाटा में रहा है। जबकि अगर हम लोग पूंजी खाता की बात करेंगे यानी कि कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। एक तो आपका 1947 से लेकर 1991 तक, और एक आपका 1991 से लेके अभी तक वर्तमान यानी 2025 तक। तो 1947 से 1991 तक ये जो है आपका कैपिटल अकाउंट है, वो भी आपका डिफिसिट में रहता है यानी कि माइनस में रहता है। और 1991 से लेके अभी 2025 तक ये हमेशा आपका सरप्लस में रहता है यानी कि पॉजिटिव में रहता है। तो सिंपल सी बात समझ गए, करेंट अकाउंट 1947 से लेके 2025 तक अभी तक वो क्या है, नेगेटिव यानी कि डिफिसिट में ही है। जबकि जो आपका पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट, इसको 2 कंडीशन में देखेंगे। 1947 से लेके 1991 तक ये नेगेटिव में रहा है यानी कि डिफिसिट में रहा है। जबकि 1991 से लेके अभी तक यानी कि 2025 तक ये जो है वो सरप्लस में रहा है यानी कि पॉजिटिव में रहा है। तो हम लोग बैलेंस शीट का हम लोग कंक्लूजन भी हम लोग देख लिए हैं, समरी क्या था लास्ट में हम लोग वो भी हम लोग समझ चुके हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं, आज हम लोग केवल ये जाने कि बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट के बारे में हम लोग डिटेल से जाने हैं। हम लोग ये भी जाने कि बैलेंस शीट जो है वो सरकार का एक बही खाता है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आपका ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसको हम लोग शामिल करते हैं, आयात और निर्यात को। इसमें हम लोग 2 तरह का खाता को देखते हैं, एक तो आपका पूंजी खाता है, एक तो आपका चालू खाता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें देखें कि जो बैलेंस शीट होता है इसमें 3 तरह का कॉलम होता है। एक कॉलम में आपका देनदारियाँ यानी कि डेबिट्स को शामिल किया जाता है, एक कॉलम में आपका लेनदारियाँ यानी कि क्रेडिट को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग एक कॉलम, जो बीच वाला कॉलम बचता है, उसको हम लोग भारत का जो क्या कंडीशन है, प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, इसको हम लोग इसमें देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखें कि बैलेंस शीट जो है इसको RBI मेंटेन करता है, और किस विधि के द्वारा करता है, तो आपका वो मतलब कि एक प्रणाली है, उस प्रणाली के माध्यम से इसको क्या करती है, इसको ये कंट्रोल करती है। और उस प्रणाली का नाम क्या है, तो दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के माध्यम से इसको कंट्रोल करती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं। ठीक ना, ये हम लोग जान गए। साथ ही साथ आपको ये बताया गया था कि बैलेंस शीट में 2 तरह के अकाउंट को हम लोग शामिल करते हैं, एक तो आपका कैपिटल अकाउंट, एक आपका मतलब कि करेंट अकाउंट। हम लोग जब करेंट अकाउंट की बात करते हैं यानी कि चालू खाता, चालू खाता में हम लोग 3 तरह के मतलब कि आयात और निर्यात देखते हैं। एक तो आपका वस्तुओं का आयात और निर्यात को देखें, एक हम लोग सेवाओं का आयात और निर्यात को देखें, एक हम लोग प्रेषण का बहिर्प्रवाह और प्रेषण का अंतर प्रवाह को देखें, यानी कि रेमिटेंस का इनफ्लो और मतलब कि इनफ्लो और आपको आउटफ्लो के देखें। इसके अलावा हम लोग जो पूंजी खाता देखते हैं, कैपिटल अकाउंट, इसमें हम लोग पूंजी का बहिर्प्रवाह, इनफ्लो और पूंजी का अंतर प्रवाह यानी कि इनफ्लो ऑफ कैपिटल और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल के बारे में बात करते हैं। जिसके अंतर्गत हम लोग 3 तरह का खाता को देखते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं NRI का अकाउंट जो है, इसके अनुसार देखते हैं, और इसमें इंडिया का क्या कंडीशन है वो हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ हम लोग देखें कि फॉरेन जो कैपिटल अकाउंट है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कंडीशन बनता है अकाउंट में, ये भी हम लोग देखें। इसके अलावा जो डेब्ट अकाउंट है या फिर जो बोरोइंग अकाउंट है, ये हम लोग देखें, और इसमें कि भारत का कंडीशन क्या क्या है वो भी हम लोग जाने। फिर हम लोग देखें कि जो बैलेंस शीट है इसका क्या कंक्लूजन बन सकता है, यानी कि इसका निष्कर्ष। ये देखिए कि जो आपका करेंट अकाउंट है ये 1947 से 2025 तक आपका नेगेटिव में रहा है, और जो आपका कैपिटल अकाउंट है यानी कि पूंजी खाता, ये 1947 से
1991 तक आपका डिफिसिट यानी कि नेगेटिव रहा है, और 1991 से लेकर अभी तक आपका ये पॉजिटिव में रहा है। इसको दो तरह से हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ तक हम लोग का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीओपी का जो दो खाता है, चालू खाता और पूंजी खाता, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में डिटेल से हम लोग समझेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग क्लास नंबर 3 में।